कैसे हो सब लोग? गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग? ओके, गुड मॉर्निंग याद रख गया यार, गुड इवनिंग। तो एक बार सारे बच्चे कंफर्म करिए, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। आप लोगों तक मेरी आवाज आ रही है? कई बार हो जाता है यार, सेशन डिले हो जाता है, बट कभी कोई मकसद नहीं होता है कि सेशन डिले हो जाए। टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है, आप भी समझ सकते हो थोड़ा बहुत। चलिएगा, सबसे पहले तो वो लोग बताइएगा कि जिन बच्चों ने सुबह का मेरा सेशन अटेंड किया था, कौन कौन प्रेजेंट है सुबह वाले सेशन से? सुबह वाले सेशन में जो भी बच्चे थे वो बताइए कि सुबह वाला सेशन किस किस बच्चे ने अटेंड किया था मेरा इलेक्ट्रिकल मशीन्स का। कंफर्म करिए फटाफट। और सेशन को लाइक कर दीजिए यार, शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों तक, है ना। फिर अपने सेशन में एक जबरदस्त एनर्जी डालते हैं, जान डालते हैं पूरी, और आपको भी मजा आएगा, मेरे को भी मजा आएगा। ओके, चलिए, एक तो सुनील है और बाकी के बच्चे। चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। यस सर, क्लियर। फील करना है इलेक्ट्रिकल मशीन्स को। प्रेम है, पवन है, ओके। चलो, और बाकी के बच्चे नहीं थे क्या सुबह के सेशन में? चलो कोई ना, फिर भी आपको चीजें समझ में आएगी, ऐसा नहीं कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, परफेक्टली अच्छे तरीके से समझ में आएगी। सुबह हमने थोड़ी बहुत बात की थी कि कैसे आपके पास एसी होता है, एसी में कैसे कैसे लॉसेस होते हैं, डीसी में कैसे कैसे लॉसेस होते हैं। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, इनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। अभी जो आज का हमारा जो अभी सेशन है, यहाँ पे अपन कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। जो हमारे पास बात होगा सर, टुडे कंटेंट मैं आपको बता देता हूं। आज का जो कंटेंट होने वाला है बच्चा, ये होने वाला है, क्या क्या होगा कि सर, इंपोर्टेंस इंफॉर्मेशन ऑफ रोटेटिंग मशीन्स। रोटेटिंग मशीन के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन जानेंगे हम। दूसरा, आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एंगल क्या होता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, मेन पार्ट ऑफ डीसी मशीन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं आपके पास डीसी मशीन में, ये टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं, और इसी के साथ हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है डीसी मशीन्स का। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग फील करने की कोशिश करिएगा इलेक्ट्रिकल मशीन्स को। भले आप 8 क्लास के बच्चे हो ना, तब भी आप फील कर जाओगे। बस मेरी बातें है ना, बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्त, अच्छे तरीके से फील करोगे चीजों को। डिफिकल्ट नहीं है, आसान है, मैं आसान बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, और आप भी मेरा हेल्प करना कि आप भी आसानी से उन चीजों को समझ पाओ। ठीक है, चलिएगा। ये देखिएगा सर, हमारे पास यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूं। भाई साहब, डीसी मशीन है ये। अब ये भाई साहब, आपको पता है डीसी मशीन आप सब लोगों ने देखी होगी, तो यहाँ पे मैं सिर्फ उसका फ्रंट व्यू ही बता सकता हूं। याद रखिएगा, ये उसका फ्रंट व्यू है। आप ये सोचिए, मेरे पास ये पेन है, तो इस पेन का मैं सिर्फ फ्रंट व्यू ही बता सकता हूं आपको। ऐसा तो नहीं है ना भैया, इस बोर्ड पे मैं ऐसा का ऐसा पूरा बोर्ड पे मैं पेन बना दूं, नहीं बता सकते हो ना। इसका अगर फ्रंट व्यू बनाऊंगा तो एक गोला सा बनेगा इस पेन का। तो आप बोलोगे कि हाँ सर, अगर आप इसका फ्रंट व्यू बनाओगे तो एक गोला सा ऐसा बनेगा। परफेक्ट। तो ऐसे ही आपके पास ये डीसी मशीन है, उसका ये फ्रंट व्यू है बेटा। दिस इज अ फ्रंट व्यू ऑफ डीसी मशीन। अब यहां पे आपको नाम बहुत सारे सुनाई दे रहे होंगे। दिस इज अ कंडक्टर स्लॉट, दिस इज अ कम्यूटेटर, दिस इज अ स्टील योक, दिस इज अ पोल पीस, दिस इज अ फील्ड वाइंडिंग, दिस इज अ सप्लाई, दिस इज अ आर्मेचर लेमिनेशंस, दिस इज अ कार्बन ब्रशेस। अब ये आपको सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, कौन सी कहां पे होती है, किसकी मिलके बनी होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा क्वेश्चन ही यही होता है, किसकी मिलके बनी होती है सर। ओके, तो चलिएगा, हम बात करते हैं यहां पे थोड़ा सा, इन पे बात करते हैं, चर्चा कर लेते हैं मेरे भाई। दिख तो रहा है ना आप लोगों को बड़े अच्छे से? जिसको नहीं दिख रहा है बेटा, 360 पिक्सल्स पे कर लीजिएगा अपने मोबाइल की जो भी आपके पास ब्राइटनेस है उसको। हम सबसे पहले आपके पास जब डीसी मशीन की बात करते हैं, तो बेटा डीसी मशीन के अंदर दो मेन पार्ट होते हैं। समझिएगा कि जो आपके पास डीसी मशीन होती है बच्चा, इसके अंदर क्या होता है बेटा, टू मेन पार्ट होते हैं। टू मेन पार्ट होते हैं, टू मेन पार्ट होते हैं। अब ये मेन पार्ट क्या है? अरे मेरे भाई, आपके भी तो मेन पार्ट होंगे ना, तो इसके भी मेन पार्ट होते हैं। ओके, तो सर यहां पे देखिएगा सर, इसके दो मेन पार्ट जो होते हैं, एक मेन पार्ट कौन सा होता है बच्चा? एक होता है सर स्टेटर, और एक होता है रोटर। एक होता है स्टेटर, एक का नाम दिया भाई साहब स्टेटर, स्टेटर, और एक का नाम दिया हमने रोटर। लेकिन स्टेटर पार्ट को आप डीसी मशीन में बोलते हो योक। इसे आप क्या बोलते हो डीसी मशीन में? योक बोलते हो। बात समझिएगा, योक बोलते हो। अब आपको ये नामकरण से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सर, स्टेटर पार्ट वो होगा जो स्टेशनरी होगा, जो मूव नहीं करेगा। दिस इज अ स्टेशनरी पार्ट। ओके, तो ये तो हो गया सर हमारे पास स्टेशनरी पार्ट। ग्रेट, ये तो हो गया सर हमारे पास स्टेशनरी पार्ट। चलिएगा,
दूसरा अगर मैं बात करूं रोटर की बात करूं तो बेटा रोटर पे आपके पास जो पार्ट होता है जो कि रोटेटिंग पार्ट होता है वही आपके पास रोटर का पार्ट होता है जो रोटेट करे, दिस इज अ रोटर पार्ट। तो ये हमारे पास हो गया बेटा रोटेटिंग पार्ट। कौन सा बच्चा? रोटेटिंग पार्ट। ठीक है, चलिएगा। अब देखिएगा सर, बड़े ध्यान से सुनिएगा सर, आपके पास ये डीसी मशीन का जो ये फ्रंट व्यू है, अब आपको जो ये बाहर बाहर जो ये दिख रहा है ना बेटा, ये पूरा ये पूरा का पूरा ये जो पूरा का आपको पास पूरा कवर, ये आपका योक है। क्या है बेटा? दिस इज अ योक, दिस इज अ योक। अब ये योक है तो बेटा आपको समझ में आ गया कि सर ये स्टेशनरी पार्ट है। तो भैया देख लीजिए कि आपके पास आपको समझ में आ गया कि सर योक क्या होता है, जो कि आपके पास स्टेशनरी पार्ट होता है। तो सर देखो यहां पे ये किसका मिलके बना होता है। अब यहां पे ये बता रखा दिस इज स्टील योक, स्टील का भी मिलके बना होता है और कास्ट आयरन का भी मिलके बना होता है। बेटा किसका? कास्ट आयरन का भी मिलके बना होता है, जो कि स्टेशनरी है। कास्ट आयरन मतलब जो मतलब कच्चा लोहा, कच्चा लोहा समझते हो वही। ओके चलो बात समझ में आ गई, दिस इज अ कास्ट आयरन। अब हमारे पास ये तो हो गया सर स्टेटर पार्ट। अब आपके पास यहां पे देखिएगा सर, यहां पे ये पोल दिख रहे हैं आपको, इनको पोल बोलते हो बेटा। ये जो आपके पास दिख रहा है ना ये पीस आपको दिख रहा है, देखो ये वाला पार्ट ये दिख रहा है आपको। बड़े ध्यान से फोकस करिएगा, इन पार्ट में थोड़ा फोकस करिएगा दोस्त। ये देखिए ये दिख रहा है आपको रंग बिरंगा सा थोड़ा सा, ये देखो ये क्या है आपके पास? पोल है बेटा। कितने पोल हैं? 4 पोल है सर। दिस इज अ पोल, दिस इज अ पोल, दिस इज अ पोल, दिस इज अ पोल। अब ये पोल भी बेटा किससे कनेक्टेड है? आपको दिख भी रहा होगा सर, स्टेटर से कनेक्टेड है। अगर ये स्टेटर से कनेक्टेड है तो आप बोलोगे दिस इज स्टेशनरी। तो आपके पास ये पोल भी बेटा क्या होंगे? स्टेशनरी होंगे। ये पोल भी आपके पास क्या होंगे बेटा? स्टेशनरी होंगे। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि सर ये आपके पास पोल बता रखा, दिस इज अ पोल पीस, ये किसका मिलके बना होता है? बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। सुबह बताया था, सुबह वाले सेशन में याद है ना आप लोगों को? सुबह बताया था मैंने किसका मिलके बना रहे थे आप। अब सुबह जब आपने पोल बनाया था तो किसका मिलके बना हुआ था? फटाफट जल्दी से बता दीजिएगा। ओके जल्दी बताइए। ओके तो आप बोलोगे कि सर हमारे पास जो पोल होता है वो किसका मिलके बना होता है? आप बोलोगे सर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बोला था कि नहीं बोला था? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सर ये तो सुबह ही आपने बताया था कि सर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। तो सुबह वाला सेशन बेकार हो जाएगा ना अगर अभी मैं दोबारा आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बताऊंगा तो दिस इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मिलके बना होता है। अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपका कुछ भी हो सकता है, सिलिकॉन स्टील हो सकता है, बाकी आयरन हो सकता है, बाकी आपके पास स्टील हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। दीज आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है बेटा, कास्ट आयरन का नहीं बना होता, कास्ट आयरन का सिर्फ योक बना होता है। यही तो हम बात कर रहे हैं आपसे। योक से आपका टच में होता है पोल, और पोल जो बना होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। और इसी में आप लेग कर जाते हो जब आपके पास ऑप्शन में ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो हम वहां पे फेरो मार के आ जाते हैं, कई बच्चे कास्ट आयरन मार के आ जाते हैं। तो मेरे भाई जब आपसे थ्योरेटिकल मटेरियल के बारे में ही पूछ रहा है तो ऐसे ही तो क्वेश्चन डालेगा वो, कंफ्यूजन जो आपको कंफ्यूज करेगा। क्वेश्चन सिंपल होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन आप पोल को अगर कास्ट आयरन का मिलके बना दोगे तो फिर तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। ओके चलिएगा, थोड़ा सा बात करें आगे। सर हम थोड़ा सा अगर और भी बात कर लेते हैं सर, हमारे यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग की बात कर लेते हैं। दिस इज अ फील्ड वाइंडिंग। एक तो होती है बेटा फील्ड वाइंडिंग, एक होती है बेटा आर्मेचर वाइंडिंग। एक कौन सी होती है? आर्मेचर वाइंडिंग यहां पे नहीं दिखा रखी, ये देखो ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग यहां पे है। ये जो आपके पास ये है ना, ये अंदर डाल रखा, ये आपके पास एक गोले अंदर डाल रखे हैं ना, ये अंदर गोले डाल रखे, देखो ये गोले। इन गोलों पे फोकस करिएगा, इन गोलों पे फोकस करिएगा मेरे भाई। ये गोले जो बना रखे हैं यहाँ पे, ये जो गोले बना रखे हैं, ये जो गोले बना रखे हैं ना, इन पे फोकस करिएगा। ये कौन सी वाइंडिंग है बेटा? आर्मेचर वाइंडिंग। और सर जो पोल पे की जाती है वो होती है बेटा आपकी फील्ड वाइंडिंग। बात समझ में आ गया? नामकरण समझ में आ गया? अब बेटा बड़े ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली बात तो हमारे पास यही होती है सर, वाइंडिंग बनती किसकी है? बनती किसकी है भैया? वाइंडिंग तो सर कोई सी भी हो, भले आपकी फील्ड वाइंडिंग हो, आर्मेचर वाइंडिंग हो, उसको तो बनना सर कॉपर का ही है। तो आपको यह भी समझ में आ गया कि भाई साहब ये भी हमारी कॉपर की ही बनती है, और ये भी हमारी कॉपर की ही बनती है। जो आपके पास आर्मेचर वाइंडिंग है ये भी आपके पास कॉपर की ही बनती है। ओके, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर
वाइंडिंग। ठीक है, तो ये भी किसकी बनेगी बेटा, कॉपर की ही बनती है। तो वाइंडिंग कोई सी भी आए, बस आपको याद रखना है कि ये कॉपर की ही बनती है। दिमाग में बैठ गई ये पिक्चर। चलिएगा थोड़ा सा और भी बात कर लेते हैं। सर देखिए फील्ड वाइंडिंग, फिर इसका नाम फील्ड वाइंडिंग क्यों दिया और इसका आर्मेचर वाइंडिंग क्यों दिया, ये भी तो बड़ा कंफ्यूजन है ना सर। देखो बेटा, आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग इसका नामकरण इसलिए दिया क्योंकि जो फील्ड वाइंडिंग होती है ना, वो बेटा क्या करती है, फ्लक्स क्रिएट करती है। क्या काम करती है बेटा, फ्लक्स क्रिएट करती है, फ्लक्स क्रिएट करती है। जो आपके पास फ्लक्स क्रिएट करेगी वो वाइंडिंग होती है फील्ड वाइंडिंग। और जहां पे वोल्टेज बनेगा, जहां पे वोल्टेज का बिल्डअप होगा, वो होगी हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग। तो बेटा आपको समझ में आ गया कि सर आर्मेचर वाइंडिंग जिस पे बेटा वोल्टेज बिल्डअप होता है, क्या होता है बच्चा, वोल्टेज बिल्डअप। बिल्डअप बात समझ में आ गया कि सर आर्मेचर वाइंडिंग हम उसे बोलेंगे जहां पे वोल्टेज का बिल्डअप होगा, फील्ड वाइंडिंग उसे बोलेंगे जहां पे फ्लक्स क्रिएट होगा। बात समझ में आ गया। चलिए मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बनाता हूं आपको, उससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी, उससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। देखिएगा, ये आपके पास ये पोल बना दिया, ये आपका स्टेटर का पोल बना दिया। एक रफ डायग्राम बना रहा हूं बेटा, समझने की कोशिश करिएगा। ये आपके स्टेटर के पोल हैं जो कि आपके स्टेशनरी हैं। दिस इज अ नॉर्थ, दिस इज अ साउथ। मैं यहां पे बना देता हूं कि बेटा आपके पास ये आपका आर्मेचर है, ये आपका अंदर आर्मेचर है। भैया आर्मेचर, ये भी तो बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों को, सर इसको आर्मेचर क्यों बोलते हैं, अभी रुक जाइए अभी बताएंगे हम आपको। यहां पे ये आर्मेचर है, उस पे आपने आर्मेचर वाइंडिंग कर दी है। दिस इज अ आर्मेचर वाइंडिंग, दिस इज अ आर्मेचर वाइंडिंग, दिस इज आर्मेचर वाइंडिंग। अब देखिएगा सर, आपके पास जो ये पोल है ना, ये फील्ड पोल है, इस पे आपने फील्ड वाइंडिंग कर दी, दिस इज फील्ड वाइंडिंग, ये फील्ड वाइंडिंग आपने कर दी। अब इसको दिया आपने सप्लाई, इसको दिया आपने सप्लाई, तो यहां से दे दिया सर हमने सप्लाई। ओके चलो, ऐसा क्या, हेलो सर, मास्टर प्लस पे आपको डेली फॉलो करता हूं, ग्रेट, करते रहिएगा दोस्त। आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ही तो चाहिए हमारे को, चाहिए क्या। देखिए यहां से हमने सप्लाई दे दिया, अगर सप्लाई दिया तो बेटा ये कौन सी वाइंडिंग है, दिस इज अ फील्ड वाइंडिंग, दिस इज अ फील्ड वाइंडिंग। और ये आपके पास फील्ड वाइंडिंग है, तो फील्ड वाइंडिंग क्या करती है बेटा, फ्लक्स को क्रिएट करती है। क्या करती है बेटा, फ्लक्स को क्रिएट करती है। तो भैया यहां से फ्लक्स निकलेगा और नॉर्थ से साउथ की ओर भगेगा, भगेगा बेटा, ये फ्लक्स निकल गया, ये नॉर्थ से साउथ की ओर भग गया। ये क्या है बेटा, आपका फ्लक्स लाइंस आपने बता दी। अब यहां पे बीच में आर्मेचर वाइंडिंग है, अब ये आर्मेचर वाइंडिंग को कट करेगा, तो बेटा आपके पास यहां पे आर्मेचर वाइंडिंग पे बेटा क्या होगा, वोल्टेज बिल्डअप होगा, वोल्टेज बनेगा, वोल्टेज बिल्डअप होगा। बात समझ में आ गया बेटा, क्योंकि बेटा फील्ड और आपके पास आर्मेचर जो कंडक्टर है, दोनों के बीच में जब रिलेटिव मोशंस होता है तो उसकी वजह से कंडक्टर पे ईएमएफ आ जाता है। अरे सर कंडक्टर क्यों बोल रहे हो, तो नया वर्ड है, अभी तो कंडक्टर जानते ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अभी कंडक्टर नहीं बोलते, अभी आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। बेटा देखो, आर्मेचर वाइंडिंग और आपके पास फील्ड वाइंडिंग के बीच में जब रिलेटिव मोशंस होता है तो उसके कारण आर्मेचर वाइंडिंग पे ईएमएफ आपका डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ। अभी फेराडे लॉ बाद में जानेंगे, चिंता मत करिए, अभी सिर्फ आपको इतना ही जानना है। चल, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। तो सर यहां पे तो वोल्टेज बिल्डअप हो गया और यहां पे फील्ड वाइंडिंग आपकी होती है। तो सर यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे कि बेटा जो आपका रोटर वाला पार्ट है, रोटर पे आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होती है, रोटर वाला जो पार्ट है उस पे आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होती है। तो आर्मेचर वाइंडिंग होती है तो यहां पे वोल्टेज बनता है। सर इसको आर्मेचर क्यों बोला सर, अरे जहां पे आर्मेचर वाइंडिंग रखोगे तो उसे आप आर्मेचर ही तो बोलोगे ना। कई बच्चे तो ये समझ लेते हैं कि सर जो आर्मेचर होता है वो रोटेट करता है, उसी को रोटर मान लेते हैं। नहीं मेरे भाई, आर्मेचर का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि वो रोटेट करेगा। अब देखो, आर्मेचर आप उसे बोलोगे, आर्मेचर आप उसे बोलोगे जिसपे बेटा क्या होगा कि जिसपे आपने आर्मेचर वाइंडिंग को पुट किया होगा। तो आपने आर्मेचर वाइंडिंग कहां पे पुट किया बेटा, रोटर पार्ट पे। जब रोटर पार्ट पे आपने आर्मेचर वाइंडिंग को पुट किया तो उसको आपने क्या बोला बेटा, आर्मेचर बोल दिया। तो सर इसका नाम हमने क्या बोल दिया, आर्मेचर बोल दिया। अगर यही आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे होती तो आप उसे क्या बोलते, स्टेटर को आर्मेचर बोल देते। आपने रोटर पे रखा तो उसको आपने आर्मेचर बोल दिया। बात समझ में आ गया। तो आर्मेचर का मतलब ये नहीं है कि हमेशा वो रोटेट करेगा, वो स्टेशनरी भी हो सकता है। लेकिन डीसी मशीन के केस में आर्मेचर आपका रोटर पे होता है और स्टेटर आपका, सॉरी, आर्मेचर आपका कहां पे होता है बेटा, रोटर पे।
और आर्मेचर वाइंडिंग आपकी कहां पे होती है बेटा, रोटर पे, और आपकी फील्ड वाइंडिंग कहां पे होती है बेटा, स्टेटर पे। तो आपको समझ में आ गया कि सर इन केस ऑफ डीसी मशीन आपकी फील्ड वाइंडिंग कहां पे है, दिख भी रही है आप लोगों को कि स्टेटर पे होती है, एंड आपके पास जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है वो रोटर पे होती है। ये बात भी आपके दिमाग में बैठ गई। सर यहां पे एक चीज और है सर, कंडक्टर इन स्लॉट। देखो कंडक्टर इन स्लॉट, ये कंडक्टर बोला ना, तो बेटा आपके पास जो आर्मेचर वाइंडिंग है ना उसी को आप कंडक्टर बोलते हो। जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है ना उसी को कंडक्टर बोलते हो, जिसके अंदर करंट फ्लो होता है उससे आप कंडक्टर बोलते हो। कंडक्टर का मतलब समझ में आया, जिसके अंदर करंट फ्लो होता है। तो सर आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो होगा, आपके पास वोल्टेज बिल्डअप होगा। तो आपने बोला कि सर ये तो आपका कंडक्टर स्लॉट है। भाई साहब आपको घर भी तो बनाना पड़ेगा ना कंडक्टर का। देखो ये बना रखा है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये खांचे, जिसे आप बोलते हो हिंदी में खांचे बोलते हैं इसे, ओके, और इंग्लिश में आप स्लॉट बोलते हो, ये स्लॉट। अब इन स्लॉट के अंदर आपने क्या डाल रखा है बेटा, कंडक्टर डाल रखा है। देखिए कंडक्टर मतलब आर्मेचर वाइंडिंग आपने डाल रखी है। तो ये भाई साहब जो आपके पास ये जो आपने बनाया है रेड पेन से, ये क्या है बेटा आपके पास स्लॉट, कि कंडक्टर का घर है। स्लॉट्स किसे बोलते हैं, जो कंडक्टर का घर होते हैं बेटा, उसे आप क्या बोलते हो, स्लॉट्स बोलते हो। दिस इज अ हाउस ऑफ कंडक्टर। आप क्या बोलो बेटा, हाउस ऑफ कंडक्टर, हाउस ऑफ कंडक्टर। मान लो आप कंडक्टर हो और स्लॉट्स आपका घर है, तो भैया कंडक्टर को रखने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, ऐसे थोड़ी छोड़ दोगे फ्री में, नहीं तो झटके उठके लग जाएंगे। आपने देखा होगा ना, कहीं मूवियां देखी होगी, वहां पे भैया वायर से आदमी कट जाता है, तो खुले में थोड़ी छोड़ दोगे, ठीक है। आपको भी आवारा की तरह घर के बाहर थोड़ी छोड़ दोगे, घर में रखना पड़ेगा ना आप लोगों को भी, नहीं तो आप आवारा हो जाओगे, ठीक है। तो भाई साहब आपको घर में रखना पड़ता है, आपके लिए घर बना रखा है। तो घर क्या होता है, एक स्लॉट्स होता है, उसके अंदर आप आर्मेचर कंडक्टर आप रखते हो। बात समझ में आ गया, चलिएगा, ये बात आपके दिमाग में बैठ गई। सर यहां पे एक बात देखिए सर, कार्बन ब्रश, ये कार्बन ब्रश आपके पास है। कार्बन ब्रश क्या करता है, ब्रश का काम क्या होता है बेटा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि जो आपके पास कार्बन ब्रश होता है या तो करंट को लेता है या करंट को देता है। मतलब या तो आप यहां से करंट को बाहर निकालोगे या इसको करंट दोगे, यही काम होता है कार्बन ब्रश का। करंट आपकी टेकन होगी या आपकी करंट आपकी गिवन होगी, या तो करंट को दोगे। किसका बना होता है बेटा आपके पास, अगर यहां पे आपके पास कार्बन ब्रशेस की बात करूं तो ये किसका मिलकर बना होता है, कोई बता सकता है, कार्बन ब्रशेस किसका मिलकर बना होता है बेटा, किसका बना होता है सर, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, किसका बना होता है कार्बन ब्रश, जल्दी बताइए, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है, कार्बन ब्रशेस किसका बना होता है, सारे बच्चे बताइए, जो भी बच्चे प्रेजेंट हैं। या तो करंट को कलेक्ट करेगा या करंट को देगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, बताइए बताइए, आई एम वेटिंग। ग्रेफाइट, और बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, किसका मिलकर बना होता है सर, ग्रेफाइट का मिलकर बना होता है। चलो इतनी बातें आप लोगों ने जान ली हैं, अब थोड़ा सा और भी नॉलेज बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा वाइंडिंग के बारे में खेल लेते हैं कि व्हाट इज अ वाइंडिंग, व्हाट इज ये, व्हाट इज ये, व्हाट इज ये। आपको इस कंस्ट्रक्शन में मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, लेकिन यहां से अभी तक क्वेश्चन एग्जाम का खत्म नहीं होता है, अभी क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं। कहां से पूछे जाते हैं, आइए चलो देखते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे सर किसकी, कंडक्टर की। तो हमने कंडक्टर को तो अच्छे से बताया नहीं था भाई साहब, कंडक्टर तो अब हम बताएंगे, क्योंकि हमने चीजें तो बहुत सारी सीख ली हैं, लेकिन कंडक्टर अभी हमने बताया नहीं है। अब सुनिएगा सर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके पास इस डायग्राम को रफ कर देता हूं, नहीं तो ये डायग्राम आपको कंफ्यूजन के अंदर डालेगा। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, कंडक्टर किसे बोलते हैं, ये सुनिएगा मेरी बात। आपको डेफिनेशंस तो है, पोर्शंस ऑफ वायर यूज्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। सर देखो ये आपके पास योक है, मतलब स्टेटर पार्ट, दिस इज अ योक, ओके। मान लो आपने यहां पे ये नॉर्थ पोल आपने बना रखा है, और भाई साहब यहां पे आपके स्टेटर पे होते हैं ये पोल्स, ये साउथ पोल बना रखा है। इन पे मान लो आपने वाइंडिंग कर रखी है, मान लो यहां पे वाइंडिंग कर रखी है, और यहां पे भी आपकी वाइंडिंग आपने कर रखी है। अब सर बड़े ध्यान से देखिएगा, आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है वो आपकी नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही होगी, ऐसे ऐसे जा रही होगी बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस आपकी ऐसे जा रही होगी बेटा, ऐसे जा रही होगी ना, नॉर्थ से साउथ, ये आपने बना दी, कोई दिक्कत नहीं। अब सर देखो कंडक्टर कहां पे होता है, अभी अभी तो बताया सर आपने, देखो ना सर,
कंडक्टर कहां पे होता है? रोटर पार्ट में। आर्मेचर वाइंडिंग कहां पे होती है? रोटर पार्ट में। तो आपने क्या कर दिया सर? रोटर पार्ट में आपने कंडक्टर रख दिया। चलो ये रख दिया आपने कंडक्टर, ये रख दिया भाई साहब, कंडक्टर के स्लॉट्स में आपने कंडक्टर रख दिया। ठीक है, कंडक्टर के स्लॉट में आपने कंडक्टर रख दिया। चलो इसमें रख दिया आपने कंडक्टर स्लॉट्स में कंडक्टर रख दिया। अब देखो आपके पास, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां पे बहुत सारे कंडक्टर आपके हो सकते हैं मेरे भाई, बहुत सारे हो सकते हैं। ये देखो बहुत सारे हमने बना दिए, बहुत सारे हमने बना दिए। अब देखो आपके पास ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, इसके इन्फ्लुएंस में जितना पार्ट आपके पास आएगा कंडक्टर का, उससे ही आप क्या बोलते हो बेटा? एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसके इन्फ्लुएंस में कितना पार्ट आ रहा है? आप बोलो सर एक तो इतना, इधर से इतना, इधर से इतना पार्ट आ रहा है। यही आपके पास क्या होता है बेटा? एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर। यही पार्ट आपके पास क्या होता है बेटा? एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर। एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर, एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर। मैं आपको और भी समझाने की कोशिश करूंगा, आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, अभी आपका दिमाग थोड़ा सा घूम रहा होगा। मतलब पूरे पार्ट को आप कंडक्टर नहीं गिनोगे, जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस के अंदर आएगा उसे ही आप कंडक्टर बोलोगे। सर देखिएगा, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। मेरे पास एक ये वायर है, समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। ये ईयरफोन का ही वायर है ऐसे तो, है ना। अब ये सोच लीजिए कि आर्मेचर कंडक्टर है, देखो दिख रहा होगा आपको। अब मैंने बोल दिया कि भाई साहब ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। ऊपर नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, समझिए, नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है। अब सोचो, ये मान लो कि सर उसके अंदर आपके पास इस वायर का ओनली इतना ही पार्ट आ रहा है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर ओनली इतना ही पार्ट आ रहा है। तो बेटा इस पूरे वायर को आप कंडक्टर नहीं बोलोगे, सिर्फ आप इतने से पार्ट को कंडक्टर बोलोगे। दिस इज द एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर। यही पार्ट आपका कंडक्टर का काम करेगा, बाकी का पार्ट तो आपको जॉइनिंग के काम आएगा। बात समझ में आ गया? चलिए, इतनी बात समझ में आ गया है, तो यहां पे यही लिख रखा है मैंने, आपको शायद समझ में भी आ गया होगा बहुत अच्छे से। portion of wire used in magnetic field that is called as active length of conductor। ये बात क्लियर? सभी लोगों की बात क्लियर मेरे भाई? फटाफट बताइए कि हाँ सर ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है। और बेटा ये सोचिए कि इसे आप जेड से डिनोटेट करते हो, दिस इज अ जेड, जेड से इसे आप डिनोटेट करते हो। ये बात आपके दिमाग में बैठ गई कंडक्टर की। ओके, जितना भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा पार्ट, वही आपका एक्टिव लेंथ ऑफ कंडक्टर का काम करता है। बाकी के इधर वाले पोर्शन कोई कंडक्टर का काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ ज्वाइनिंग का काम करते हैं कि भाई साहब इसको ज्वाइन करते। ठीक है, चलो ये छोटे छोटे से टर्म्स की डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। हमारे पास एक और आता है भाई साहब टर्न्स। चलो सेकंड पार्ट आता है हमारे पास टर्न्स। अब देखो यार, ये टर्न्स आपको परेशान कर सकता है कि व्हाट इज अ टर्न्स। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको इमेजिन करना है बस चीजों को आप इमेजिन करने लग गए ना तो मजा आ जाएगा। आपने नॉर्थ पोल ऊपर माना था, साउथ पोल नीचे माना था। इमेजिन करिए नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है। ठीक है, अब ये मान लीजिए ये आपके पास रोटर है, मतलब आर्मेचर की कोर है। यहां पे मैं इस वायर को लपेट रहा हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, इस वायर को लपेट रहा हूं। ये देखो ऊपर भी लपेट दिया और मैंने इसको नीचे भी लपेट दिया। लपेट दिया ना भैया, लपेट दिया ना, ऊपर भी लपेट दिया, नीचे भी लपेट दिया। अब देखिएगा सर, नॉर्थ आपके पास जो पोल है उसके अंदर कौन सा पार्ट आ रहा है वायर का? ये ऊपर वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट आ रहा है ना, देखो ऊपर वाला पार्ट आ रहा है। तो एक तो ये कंडक्टर हो गया, एक नीचे वाला पार्ट भी आ रहा है बेटा साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में, साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में नीचे वाला पार्ट भी आ रहा है। तो बेटा ये भी आपका कंडक्टर हो गया। तो आप क्या बोलोगे? सर ये आपने एक टर्न मारा, पूरा आपने पूरा इस वायर का एक टर्न मारा, तो एक टर्न में कितने कंडक्टर हुए? आप लोग बताइए, एक टर्न मारने में कितने कंडक्टर हुए? सर एक तो ऊपर का कंडक्टर, एक नीचे का कंडक्टर, दो कंडक्टर हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? जल्दी बताइए। तो आप बोलोगे कि सर एक वायर में आपके पास दो कंडक्टर तो होंगे ही सही, एक टर्न्स के अंदर। तो एक टर्न्स के अंदर दो कंडक्टर हुए। अगर मैं आपसे बोल दूं कि बेटा, आपसे बात करूं कि सर अगर इस वायर के मैं दो राउंड मार दूं, तो अगर ये दो टर्न्स मार दिया, तो देखो ये दो टर्न्स मार दिया, एक बार और लपेट रहा हूं इसको, एक बार और लपेट रहा हूं, तो अब आप लोग बताइए कि कितने कंडक्टर हुए? इमेजिन करिए मेरे भाई, इमेजिन करिए, इमेजिन करिए। अगर मैं इसके दो टर्न्स मार दूं तो हाउ मेनी कंडक्टर?
अगर इसके में 2 टर्न्स मार दूं तो हाउ मेनी कंडक्टर, फटाफट सारे बच्चे बताइए बेटा, जल्दी बताइए। तो आप बोलोगे सर 4 कंडक्टर। अगर 3 मार दो तो, अगर 3 मार दो तो, 3 मार दो तो जल्दी जल्दी बता दी जाइए बेटा, 3 मार दो तो, अरे सर 3 टर्न्स मारे तो भैया 3 कंडक्टर ऊपर, 3 कंडक्टर नीचे, तो 6 कंडक्टर। अरे सर अगर मैं 100 टर्न्स मार दूं तो कितने कंडक्टर होंगे बताइए, अगर मैं 100 टर्न्स मार दूं तो कितने कंडक्टर होंगे। तो इमेजिन हो गया ना बेटा, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत थोड़ी है, इनको सिर्फ समझने की जरूरत है। 200 कंडक्टर, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, 200 कंडक्टर। तो सर देखिए, अब बड़े ध्यान से समझिए, अब ये भाई साहब की थोड़ी डेफिनेशन भी हम पढ़ लेते हैं। आप समझ गए, आप अच्छे से समझ गए हो। ओके, दिस इज अ टर्न्स। तो आप बोलोगे सर द कंडक्टर रिक्वायर टू फॉर्म अ सिंगल टर्न 2 कंडक्टर। आपके पास एक टर्न्स बनाने के लिए आपके एक सिंगल टर्न में 2 कंडक्टर तो होंगे ही सही, डेफिनेटली। तो एक टर्न इक्वल्स टू होता है बेटा Z/2। कहीं तो बच्चे हो जाते हैं कि सर ये फॉर्मूला है, हमारे को तो जिंदगी में समझ में नहीं आया। जेड का मतलब कंडक्टर डिवाइड बाई आपके पास 2। अरे मेरे भाई आप इसको ऐसे लिख दो ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो जेड इक्वल्स टू 2 इंटू आपके पास 1 टर्न्स हो जाएगा। मतलब अगर आपने 1 टर्न किया तो 2 कंडक्टर, अगर आपने 2 टर्न्स किया तो 2 इंटू आपके पास 2 टर्न्स। ओके, तो भैया 4 कंडक्टर। अगर आपने चार चार टर्न्स किया तो 2 इंटू आपके पास 4, मतलब आपके पास 8 कंडक्टर। बात समझ में आ गया। तो सर ये होती है बात कंडक्टर की, और ये बात होती है सर टर्न्स की। तो आपके पास ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, यही बात मैंने यहां पे लिख रखी है कि अगर आपके पास जेड का वैल्यू 2 है तो टर्न्स कितने हैं बेटा, तो 2 रख दो बेटा, 2/2 एक टर्न्स है। कि 2 कंडक्टर के लिए एक टर्न्स होता है, जो कि यहां पे बता रखा मैंने कि बेटा 2/2, और आपके पास क्या होता है बेटा, एक टर्न्स होता है। चलिए ग्रेट, अच्छी बात है कि आप लोगों को समझ में आया। सर देखिएगा, 2 टर्न्स है, 4 कंडक्टर होंगे। अरे भैया डबल कंडक्टर होंगे, अगर फीलिंग नहीं आया हो तो ऐसे समझ लीजिए भैया, जितने टर्न्स होंगे उनका डबल कंडक्टर होगा। अगर फीलिंग नहीं आया हो तो ऐसे समझ सकते हो। ओके, अगर 5000 टर्न्स है तो बेटा 10,000 कंडक्टर डबल हो रहे हैं ना बेटा। 100 टर्न्स है तो 200 कंडक्टर। तो कंडक्टर और टर्न्स का खेल खत्म। समझ में आ गया ना, कंडक्टर और टर्न्स का खेल खत्म हो गया ना, अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ गई ना चीजें। तो आगे बढ़ सकता हूं। सर जेड इंपेडेंस भी रहता है ना, यस बिल्कुल बेटा, जेड हम इंपेडेंस भी मानते हैं। देखो ये नोटेशन होता है यार, मतलब जैसे आपका नाम है ना, क्या नाम है आपका, आकाश। ये आपका आकाश नाम है, तो क्या आकाश नाम का दूसरा बंदा नहीं होगा इस दुनिया में, आकाश नाम का दूसरा बंदा नहीं होगा। आप बोलोगे होता है सर, होता है ना। तो भैया आप वहां पे जेड जब पावर सिस्टम पढ़ते हो तो आपके पास जेड को आप इंपेडेंस भी बोलते हो, ठीक है। अब कंडक्टर का हमने सिंबल बोल रखा है, सिंबल खत्म हो चुके थे, हम सारे सिंबल यूज कर चुके थे, तो कंडक्टर का सिंबल हमने जेड यूज कर लिया, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंबल है बेटा, दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये कोई वो नहीं है, कंसेप्ट नहीं, दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, चलिएगा आगे बढ़े थोड़ा सा। अब हमारे पास स्लोट्स आ गया भाई साहब, ये तो घर होता है, आपको पता है ये तो घर होता है सर। स्लोट्स आपके स्टेटर पे भी हो सकते हैं, स्लोट्स आपके रोटर पे भी हो सकते हैं। तो भाई साहब ये तो कंडक्टर का घर होता है। देखिए सर ये रहा स्लोट, ये बना रखा है ना जो आपने, ये देखो, ये स्लोट्स आपका है। अब इस स्लोट्स के अंदर देखो भाई साहब, ये जो रेड रेड आपको दिख रहे हैं ना, ये आपके क्या है बेटा, कंडक्टर। क्या है बच्चा, कंडक्टर है। ओके, तो भाई साहब ये घर होता है, सिंपल सी बात है, ऐसा याद रखिएगा कि स्लोट जो होता है वो कंडक्टर का घर होता है, जिसके अंदर स्लोट्स कंडक्टर को बिठाया जाता है। ओके, तो आप बोलो सर दिस इज अ हाउस ऑफ कंडक्टर। बात क्लियर। तो स्लोट्स भी हमने समझ लिया है। अगली बात कोयल की आ जाती है। ये कोयल है ना बच्चों को बहुत दिमाग खराब करता है, क्योंकि बच्चों को टर्न्स एंड कोयल में कभी डिफरेंस समझ में नहीं आता। ओके, देखो इनको प्रैक्टिकल लाइफ में सोचिए मेरे भाई, चीजें आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, हर चीज आसान होती है। बस चाहिए तो थोड़ा सा पेशेंस लेवल और थोड़ा सा माइंड का पावर। अगर हम अपने दिमाग का 10% पावर भी लगा देते हैं ना मेरे भाई, तो भी आप एग्जाम को क्वालिफाइड कर जाओगे। बस वो 10% पावर ही आपको लगाना, ज्यादा नहीं, 90% तो आप वेस्ट करिए, बस सिर्फ 10% लगा दीजिए आप लोग, ठीक है। तो देखिएगा सर, अब मैं आपको यहां पे कोइल्स को समझाने की कोशिश करता हूं, कोइल्स भी आपको समझ जाएंगे, ठीक है। अब समझिएगा मेरे भाई, बड़े ध्यान से समझिएगा। वापिस ईयरफोन मेरे को यूज करना पड़ेगा, ईयरफोन खराब ना हो जाए यार, कोई ना चलेगा, समझाने में ये भी चलेगा, ये भी मंजूर है बेटा, ये भी मंजूर है।
देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो ये मैंने भाई साहब, ये तो मैंने मतलब रोटर का जो आर्मेचर है उसको बोल दिया, दिस इज आर्मेचर। इस पे मैंने कर दिया भाई साहब यहाँ पे कंडक्टर को ऐसे राउंड, ये कर दिया, सॉरी ये टर्न्स बना दिया आपने, एक सिंगल टर्न्स बना दिया। अब आप लोग बताइए इस सिंगल टर्न्स के अंदर कितने कंडक्टर हैं, जल्दी बताइए। ये आपका एक सिंगल टर्न्स है, तो इस सिंगल टर्न्स में कितने कंडक्टर हैं? फटाफट सारे बच्चे बताइए, फटाफट बताइए, सिंगल टर्न्स के अंदर कितने कंडक्टर हैं? क्या मानना है आप लोगों का, क्या मानना है? जल्दी बताइए। पेन कहां गया? आप लोग फटाफट बताइए, फटाफट बताइएगा। हम्म। तो सिंगल टर्न के अंदर दो कंडक्टर हैं, इतनी बात आप मानते हो? दिस इज अ सिंगल टर्न एंड दो कंडक्टर, आपको समझ में आ गया। अगली बात सुनिए, कितनी कोइल है? कितनी कोइल है? कितनी कोइल है? कोइल देखी होगी ना। देखो यार, मतलब आपके पास एक जो आपने टर्न्स मारा है ना, ये आपने एक सिंगल टर्न्स मान लिया। अब आपके पास जो कोइल होती है ना, कोइल का मतलब होता है गुच्छा। कोइल का मतलब क्या होता है बेटा? गुच्छा होता है। गुच्छा वो आपका क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिए। आप कितने भी टर्न्स की कोइल बना सकते हो। मैं यहां पे अगर सिंगल टर्न्स मार रहा हूं तो मैंने सिंगल टर्न्स की कोइल बना दी, सिंपल सी बात है। तो भैया सिंगल टर्न्स की हमारे पास एक कोइल है, मतलब एक गुच्छा है, तो उसमें दो कंडक्टर होंगे। अब ये बताइए कि अगर मैं इसके दो दो टर्न्स मार दूं, अगर इसके दो टर्न्स मार दूं, समझ जाइए, दो टर्न्स मार दी मैंने, तो दो टर्न्स मारूंगा तो कितने कोइल्स होंगे, जल्दी बताइए। दो टर्न्स मारूंगा तो कितने कोइल्स होंगे, जल्दी बताइए। तो आप कुछ भी बता दोगे। सबसे पहली बात तो मेरी बात सुनिएगा, पहले तो मेरा क्वेश्चन ही गलत है कि आप दो टर्न्स मार रहे हो और पूछ रहे हो कि हाउ मेनी कोइल्स। मेरा क्वेश्चन ही गलत है, मेरा क्वेश्चन ही गलत है मेरे भाई। आपने समझा ही नहीं, यही तो डिफरेंस आपको समझना है। कोइल का मतलब होता है गुच्छा। अब आप कितने टर्न्स की कोइल लेते हो, सोचो। मैं यहां पे बोलता हूं कि भाई साहब मेरे पास 5 टर्न की मेरे को एक कोइल बनानी है, बना सकता हूं ना 5 टर्न्स की एक कोइल। अगर 5 टर्न्स की एक कोइल बनाना चाहता हूं तो 5 टर्न्स में कितने कंडक्टर हुए? तो सर आप बोलोगे 10 कंडक्टर। 10 कंडक्टर, तो आप बोलोगे सर आपके पास एक कोइल के अंदर बेटा 10 कंडक्टर हैं। तो कोइल तो मतलब होता है एक गुच्छा, ये दिमाग में बिठा लीजिए कि इसका मतलब क्या होता है बेटा? गुच्छा होता है। अब ये हमारे पास क्या होता है, हम कितने भी टर्न्स की कोइल बना सकते हैं, कितने भी टर्न्स की कोइल बना सकते हैं मेरे भाई। अब सोचो, मेरे पास यहां पे है, अगर एक टर्न्स में बोलता, मैंने बोला कि सर एक टर्न्स में दो कंडक्टर होते हैं, तो मैंने एक टर्न्स की एक कोइल बना ली, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बोलूं कि सर मैंने 2 टन्स की एक कोइल बना दी, तो कोई दिक्कत थोड़ी है, 2 टन्स की एक कोइल बना दी। बस ये है कि नंबर ऑफ कंडक्टर आपके पास 4 हो गए। अब सोचो, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से बात सुनिएगा मेरी बात। आपके पास मान लो 100 कंडक्टर है, दिमाग लगाइएगा। आपके पास 100 कंडक्टर हैं, आपको 25 टन्स की कोइल बनाना है, तो कितनी कोइल्स बनेगी, जल्दी बताओ। आपके पास 100 कंडक्टर है, मेरे को 25 टन्स की कोइल बनाना है, 25 टन्स की कोइल बनाना है। तो आप ये बताइए 25 टन्स की कितनी कोइल बनेगी? 25 टन्स की कितनी कोइल बनेगी? दिमाग लगाइए, यही तो दिमाग है। 25 टन्स की 4 कोइल बनेगी, कुछ बच्चे बोल रहे एक कोइल बनेगी। दिमाग पे थोड़ा फोकस डालिए मेरे भाई, समझिए क्वेश्चंस क्या है। और यही आपका कंफ्यूजिंग पैदा करते हैं एग्जाम में, और यही आपको सिलेक्शंस दिलाते हैं कि हमको कोइल और टर्न्स के में डिफरेंस ही समझ में नहीं आता। सुनो, आपके पास सबसे पहले आपके दिमाग में यह होना चाहिए, आपके दिमाग में यह होना चाहिए था कि सर 100 कंडक्टर हैं, तो 100 कंडक्टर है तो टर्न्स कितने होंगे? सबसे पहले टर्न्स बताइए बेटा, कितने टर्न्स होंगे 100 कंडक्टर में? कितने टर्न्स होंगे आप ये बताइए, 100 कंडक्टर में कितने टर्न्स होंगे मेरे भाई? तो आप बोलते हो सर टर्न्स का डबल ही तो कंडक्टर होता है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर हमारे पास कितने कंडक्टर टर्न्स होंगे? तो आप बोलोगे सर 50 टर्न्स होंगे, कोई दिक्कत? 200? अरे मेरे भाई
50 टन में 100 कंडक्टर यार, मतलब 50 टन होंगे तो 50 कंडक्टर ऊपर 50 कंडक्टर नीचे, तो आपके पास 100 कंडक्टर होंगे। अब आपको 50 टन को मेरे को ब्रेक करना है, इसको मैंने 25 टन में तोड़ दिया और इसको भी मैंने 25 टन में तोड़ दिया। तो पूछा क्या था मैंने कि 25 टन की कितनी कोयल बनेगी, तो भाई साहब 25 टन की एक कोयल, 25 टन की एक कोयल, तो 25 टन की कितनी कोयल बनेगी भैया, 2 कोयल। क्या आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया कोयल में एंड टन्स में? कोयल में एंड टन्स में आपको समझ में आ गया बेटा? कोयल में एंड आपके पास जो टन्स है इसमें आपको डिफरेंस समझ में आ गया पक्का 100%? अगर आ गया तो चैट बॉक्स में सारे बच्चे बता दीजिए कि हाँ सर हमारे को 100% समझ में आ गया, अब कोई डाउट नहीं है हमारे को, बस डाउट नहीं होना चाहिए। पक्का ना? श्योर? आगे बढ़ सकता हूं मैं? अब देखो सर, थोड़ा सा सुनिएगा। अगर भाई साहब मैं आपसे बोलूं, एक क्वेश्चन में आपसे बोलूं, मेरे पास 10,000 कंडक्टर हैं, सुनिएगा प्रैक्टिकल लाइफ में सुनिएगा, मेरे पास 10,000 कंडक्टर हैं। कितने कंडक्टर है बेटा? 10,000 कंडक्टर। तो दिमाग को वर्क कराइए, मेरे पास 10,000 कंडक्टर है। मेरे को भाई साहब, मेरे को ये बताइए कि इसमें कितने टन्स होंगे? हाउ मेनी टन्स? हाउ मेनी टन्स? हाउ मेनी टन्स? हाउ मेनी टन्स? जल्दी बताइए कितने टन्स होंगे? हाउ मेनी टन्स? 10,000 कंडक्टर है मेरे पास, तो हाउ मेनी टन्स? फटाफट बताते जाइए, हाउ मेनी टन्स? बिल्कुल, आप बोलोगे सर 5,000 टन्स होंगे, बिल्कुल करेक्ट, 5,000 टन्स। अब अगला क्वेश्चन मेरा यह भी हो सकता है कि मेरे को 500 कंडक्टर की एक कोयल बनानी है। 500 कंडक्टर की आपने एक कोयल मान ली है, तो हाउ मेनी कोयल पॉसिबल? हाउ मेनी कोयल पॉसिबल ऑफ 500 कंडक्टर? हाउ मेनी कोयल पॉसिबल? हाउ मेनी कोयल पॉसिबल? हाउ मेनी कोयल पॉसिबल? हाउ मेनी कोयल पॉसिबल ऑफ 500 कंडक्टर? कितनी पॉसिबल होगी बेटा? 500 कंडक्टर की मेरे पास कितनी कोयल पॉसिबल होगी? जल्दी बताइए बेटा, दिमाग घूम गया ना आपका? दिमाग ही तो घूमना चाहिए था आप लोगों का, दिमाग घूम गया। सर पूछना क्या चाहते हो सर? अरे मेरे भाई, मैं बोल रहा हूं मेरे को 500 कंडक्टर की एक कोयल बनाना है, मतलब 500 कंडक्टर की मेरे पास एक कोयल है, एक कोयल है, 500 कंडक्टर की एक कोयल है। तो आप बताइए 500 कंडक्टर की एक कोयल है तो आपके पास कितनी कोयल्स बनेगी? अरे मेरे भाई 10,000 कंडक्टर हैं, 500 कंडक्टर की एक कोयल आपसे बोला है, 500 कंडक्टर की एक कोयल बोला है, तो मेरे भाई 1,000 कंडक्टर में कितनी कोयल बनेगी? 2। 1,500 में कितनी कोयल बनेगी? 3। 2,000 में कितनी बनेगी? 4। तो भैया 10,000 में कितनी बनेगी भैया? 10 कोयल बनेगी ना, 10 कोयल। बात समझ में आ गया? समझ में आया क्वेश्चन? सॉरी सॉरी, 10 नहीं, 20 20 20 20 20 20, सॉरी 20 20 बेटा, 20 कोयल बनेगी। पक्का? बात समझ में आ गया? पक्का 100%? अगर यही क्वेश्चंस में पूछता आपसे, यही क्वेश्चंस में आपसे पूछता कि आपके पास 500 कंडक्टर की आपको एक कोयल बनाना है, तो हाउ मेनी टन्स रिक्वायर्ड? हाउ मेनी टन्स रिक्वायर्ड? अगर मैं टन्स की बात करता तो हाउ मेनी टन्स रिक्वायर्ड? हाउ मेनी टन्स रिक्वायर्ड? हाउ मेनी टन्स रिक्वायर्ड? 500 कंडक्टर की एक कोयल बनाना है तो आपको कितने टन्स की रिक्वायरमेंट है? जल्दी बताइए, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। 250, 250 टन्स। मेरे को 500 कंडक्टर की एक कोयल बनाना है, तो आप ये बताइए मेरे को कितने टन्स मारने पड़ेंगे, मेरे को कितने टन्स यहां पे लगाने पड़ेंगे? 250 श्योर? 100%? देखते हैं। सर देखो, आपके पास 500 कंडक्टर का एक कोयल आपने बोला, तो सर यहां पे अगर मैं बोलूंगा तो सर इसके मतलब 250 टन्स,
250 टन का हमारे पास एक कोयल है। बात समझ में आ गया? एक कोयल है तो बेटा आप बोलोगे सर 250 टन का हमारे पास एक कोयल है, तो 10,000 आपके पास कंडक्टर हैं। अगर 10,000 हमारे पास कंडक्टर हैं तो आप ये बताओ कि मेरे को कितने टन यहां पे जरूरत पड़ेगी? 250 टन। ओके सर देखो, सॉरी 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 सॉरी, एक टन, सॉरी ये तो मेरा गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया, ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे गलत कर दिया। यहाँ पे ये होगा कि आपके पास सॉरी 250 टन। ओके 250 टन, 250 टन। ओके इसके अंदर 250 टन होंगे, लेकिन मेरे को कितने आपके पास यहाँ पे बनाने बेटा? 10,000 कंडक्टर तक आपको पहुंचना है। अगर 10,000 कंडक्टर तक पहुंचना है मेरे को, तो आप बताइए कि कितने मेरे को यहाँ पे टन्स मारने पड़ेंगे? कितने टन्स मारने पड़ेंगे ये पूछा है मैंने। 40 या 10? 40 या 10? 40 या 10? यही आपका दिमाग है, जल्दी बताइए कितने टन्स मेरे को मारने पड़ेंगे? 250 टन्स। कितने टन्स की आपको रिक्वायरमेंट है बेटा? कितने टन्स की रिक्वायरमेंट है? अरे मेरे भाई टन्स तो आपके उतने ही होंगे ना। आप सोचो कि यार 500 कंडक्टर हैं, 250 हमारे पास टन्स हैं, तो आपके पास बेटा आप सोचो 250 टन्स आपके पास हैं, तो आप ये बताइएगा कि हमारे पास टन्स तो उतने होंगे ना बेटा, 5,000 टन्स ही होंगे ना। 5,000 टन्स ही तो हमारे को रिक्वायरमेंट है ना, 5,000 टन्स ही तो हमारे को रिक्वायरमेंट है, 5,000 टन्स। मैंने ये कब पूछ लिया कि भैया ये एक कोयल इतना बना रहे हो? मैं तो सिर्फ इतना बोला है कि आपको कितने टन्स की रिक्वायरमेंट है, तो 5,000 टन्स की आपको रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। सिंपल, टन्स तो उतने पड़ेंगे ना, टन्स में क्या कमी आ जाएगी? 5,000 टन्स ही तो आपको रिक्वायरमेंट होगी। आप कैसे उल्टा सुल्टा दिमाग लगा रहे हो? घूम गया क्या? इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं है, 10th क्लास का क्वेश्चन है बेटा। टन्स तो आपके 5,000 ही रहेंगे ना, टन्स तो आपके 5,000 ही रहेंगे। क्या चेंजेस आ जाएगा मेरे को? टन्स तो वही रहेंगे ना बेटा। मैंने तो कोयल बनाया है, मैंने टन्स के बारे में कब बात बोल दिया आपसे? चलो कोई ना कोई ना कोई ना, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये आपके पास कोयल में और आपके पास टन्स के अंदर ये डिफरेंस था, कंडक्टर के अंदर ये डिफरेंस था। मैंने आपको सारी चीजें बता दी। क्या सब लोगों की बातें क्लियर हो गई? ठीक है, क्वेश्चंस बड़े ध्यान से सुनना पड़ता है आपको कि पूछ रहा क्या है और आपको आंसर क्या देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और वर्ड आता है सर, वाइंडिंग। सर हमने टर्न्स पढ़ लिया, हमने कोयल पढ़ लिया, वाइंडिंग हम पढ़ने वाले हैं, तो सर इनमें क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं बेटा, आपके पास जो कोयल है ना, उसको आप सीरीज एंड पैरेलल में आप उसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। सोचो ये आपके पास एक कोयल है, ये आपके पास एक कोयल है, इससे आप इस कोयल को आप सीरीज में तोड़ोगे और इसी कोयल को आप पैरेलल में तोड़ने वाले हो, इसी कोयल को आप पैरेलल में तोड़ने वाले हो। तो भाई साहब अगर इसको मैंने सीरीज में तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। ओके अब ये देखिएगा सर, यहां पे देखिए सर, यहां पे आपके पास ये पैरेलल में आपने तोड़ दिया। ठीक है, यहां पे आपके पास पैरेलल में तोड़ दिया, तो आप बोलोगे कि सर हमारे पास यहां पे अगर वाइंडिंग को आप सीरीज एंड पैरेलल में तोड़ते हो तो उसे आप वाइंडिंग बोल, सॉरी कोयल को आप सीरीज एंड पैरेलल में तोड़ते हो तो उसे आप वाइंडिंग बोलते हो। तो सर आपने कोयल को क्या किया बेटा? सीरीज में भी तोड़ दिया और आपने पैरेलल में भी तोड़ दिया, तो ये हो गया हमारे पास वाइंडिंग। तो सर देखिए, ये एक तो सीरीज पाथ हो गया हमारे पास, दिस इज अ पैरेलल पाथ। बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा होगा ना, वही आपके पास ये पाथ है। ओके अब आगे की ओर बढ़ते हैं थोड़ा सा, हम यहाँ पे लेप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग की हम यहाँ पे बात करेंगे। अब लेप वाइंडिंग क्या होती है एंड हमारे पास वेव वाइंडिंग क्या होती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि लेप वाइंडिंग का मतलब होता है कि सर आपके पास नंबर ऑफ जो पैरेलल पाथ होंगे। ओके सर एमएनए और जीएनए क्या होता है? दिस इज द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस एंड ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस होता है बेटा। दिस इज ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, अभी ये आपका आया नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे। ओके मैग्नेटिक एमएनए मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, जीएनए मतलब ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। ओके चलिएगा, लेप वाइंडिंग की अपन बात करें तो सर देखिएगा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं, दिस इज अ पैरेलल पाथ, एक पैरेलल पाथ, दूसरा पैरेलल पाथ, तीसरा पैरेलल पाथ। ओके तो आपके पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्रशेस होता है। ये कंडीशंस आपको ध्यान रखना है। वेव वाइंडिंग का मतलब क्या होता है सर? आपके पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है बेटा? 2 होता है। यहां पे वेव वाइंडिंग डज नॉट डिपेंडिंग ऑन पोल, दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्रशेस। तो आपकी जो वेव वाइंडिंग होती है वो पोल पे डिपेंड नहीं करती है मेरे भाई, ये डिपेंड करती है ओनली नंबर ऑफ ब्रशेस पे।
और आपके पास इक्वल टू 2। आपके पास ब्रशेस भी यहाँ पे 2 ही होते हैं और आपके पास नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी आपके पास 2 ही होते हैं। बात समझ में आ गया? ये पोल देखो भैया, दिस इज नॉट इक्वल टू पोल बट दिस इज इक्वल टू पोल। तो ये होती है आपके पास जो डीसी मशीन्स होती हैं, इसके अंदर 2 टाइप की वाइंडिंग यूज की जाती है, लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग। आपके पास ए का मतलब क्या है बेटा? ए का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। पी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पोल्स। ओके, ये बात समझ में आ गया? ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। चलिएगा देखिएगा सर, हमारे पास P इक्वल टू आपके पास 4 है, तो लेप वाइंडिंग की बात करोगे तो A इक्वल टू P इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रशेस होता है। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी तो आपके पास कितने हो जाएंगे बेटा? 4 ही हो जाएंगे ना। तो सर ये देखो, एक पाथ बना दिया, दूसरा पाथ बना दिया, तीसरा पाथ बना दिया, चौथा पाथ हमने बना दिया। अब सर देखिए, हमारे पास अगर वेव वाइंडिंग की बात करें और आपके पास पोल आपके पास 4 है, तो बेटा इसको 4 पोल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको 4 पोल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि सर यहां पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू 2 होते हैं। तो आप बोल दोगे सर A इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? 2 इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रशेस। तो आपके पास ये हो गया सर 2 हमारे पास पैरेलल पाथ हो गए। बात समझ में आया? क्योंकि पोल से इसको कोई लेना देना नहीं है, इसको लेना देना है, इसको नहीं है। इसको सिर्फ आपके पास A इक्वल टू 2 से लेना देना है, इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रशेस होता है। चलिए अब हमारे पास एक कंसेप्ट होता है यहां पे, इसको समझने की कोशिश करना मेरे भाई। एक तो आपका इलेक्ट्रिकल एंगल, एक आपका मैकेनिकल एंगल। 2 एंगल्स होते हैं आपके पास। मैकेनिकल एंगल किसे बोलते हैं? जो आपका दिखता है। क्या बोलोगे बेटा? जो आपका दिखता है। दिखता है, जो दिखता है वो आपका मैकेनिकल एंगल होता है। इलेक्ट्रिकल एंगल आपका दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता, कोई गारंटी नहीं है। दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैकेनिकल एंगल आपका दिखता है। ये दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब देखिएगा सर, ये रिलेशंस आपको दिमाग में, देखो बेटा यहाँ पे फॉर्मूले का ही खेल है और डेफिनेशंस का ही खेल है, वरना मैं इनको और भी डेप्थ में आपको बता सकता हूं, लेकिन हमारे लिए वो चीजें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हमारे लिए जितनी रिक्वायरमेंट है मैं उतनी ही आपको बता रहा हूं। ओके ठीक है। अब देखिएगा सर, हमारे पास इलेक्ट्रिकल, हमारे पास ये हो गया सर, इलेक्ट्रिकल एंगल जो होता है वो हमारे पास P/2 थीटा m इसके इक्वल होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू P/2 थीटा m। ओके, P/2 थीटा m। ओके, तो हमारे पास ये हो जाएगा सर, हमारे पास यहां पे मैं एक कमेंट पढ़ लेता हूं, यू मे हैव अंडरस्टैंडिंग। ओके, आप ये बताइए अभी तक आप किस किस बच्चे को इलेक्ट्रिकल मशीन समझ में आ रहा है? क्योंकि मेरे को जो बच्चे पहले से जानते हैं वो बच्चे जानते हैं कि मैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स को किस लेवल तक मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, जिस लेवल पे मैं पढ़ा सकता हूँ उस लेवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं उसको टच भी नहीं कर सकता हूँ उस लेवल को। जो भी बच्चे कौन कौन है, सुनील तो शायद मेरे को जानता है पहले से ऑलरेडी, है ना, और बाकी के बच्चे कौन कौन जानते हैं मेरे को, जिन्होंने कभी मेरे से इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ा होगा ना इन यूट्यूब प्लेटफॉर्म, तो वो जानते हैं कि मैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स को नेक्स्ट लेवल तक टच कर देता हूँ। शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वहां तक मैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स को ले जाता हूँ, बट हमारे को उनकी नीड नहीं है, हमारे को जितनी नीड है ना वही हमारे को पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चल यहां पे हमारे को बात करते हैं सर थीटा इलेक्ट्रिकल की। थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? P/2 थीटा m। बस ये रिलेशन हमारे को याद रखना है और कुछ नहीं। ओके, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिकल एंगल इक्वल टू P/2 थीटा m। P का मतलब क्या होता है बेटा? हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स। ओके, नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स। ओके, और थीटा m मतलब क्या होता है? मैकेनिकल एंगल। क्या होता है बेटा? दिस इज मैकेनिकल एंगल। बस इसकी ही हमारे को नीड है और फालतू चीजों की हमारे को नीड भी नहीं है। दिस इज इलेक्ट्रिकल एंगल, दिस इज इलेक्ट्रिकल एंगल, ठीक है। अब देखो यार, ये आता कहां से है, लेकिन आपको आता कहां से उसकी भी नीड नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूं कि आता कहां से है, नहीं तो इसकी नीड भी नहीं है आपको, सच में बता रहा हूं, नीड भी नहीं है आपको, ठीक है। अब देखिएगा सर, हम अगर इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं थोड़ा सा, डिफरेंशिएशन करने के बाद आपके पास यहाँ पे P/2 थीटा डी थीटा m डिवाइड बाई डी ऑफ टी। कहीं बच्चों का तो दिमाग ब्लॉक हो गया सर डिफरेंशिएशन क्यों बता रहे हो, ऐसे नीड नहीं है आपको, ठीक है। फिर भी अगर थोड़ा सा समझ में आ जाए तो समझने की कोशिश करना, वरना इसकी भी नीड नहीं है, सिर्फ आपको इस फॉर्मूले की नीड है। बस ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिकल एंगल इक्वल टू P/2 थीटा m होता है। ओके, अब देखिएगा सर, हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एंगुलर स्पीड बोलते हो, और P/2 दिस इज ओमेगा m, दिस इज मैकेनिकल स्पीड। तो ओमेगा का मतलब क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हो सर, 2πf होता है। क्या होता है बेटा? 2πf होता है। तो सर यहाँ पे 2πf इलेक्ट्रिकल हो गया, इक्वल टू P/2 2πf, इसका हो जाएगा मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी।
तो सर यहां पे 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो हमारे पास F इलेक्ट्रिकल इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, P/2 3 FM। तो हमारे पास जो FM है दिस इज अ मैकेनिकल स्पीड। क्या होता है, दिस इज अ मैकेनिकल स्पीड। ये क्या होती है बेटा, हमारे पास मैकेनिकल स्पीड होता है। आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकंड, जिसे आप बोलते हो रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अब देखिएगा सर हमारे पास देखो फाइन यहां पे ऐसे कैसे लिखा सर, अरे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना मेरे भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तो 2 डिवाइड बाय P F ही आपके पास आ जाएगा। तो सर ये हो जाएगा हमारे पास आरपीएस रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ये जो आपके पास एफएम है ये आपकी स्पीड है, जो कि मैकेनिकल स्पीड है, वो भी सेकंड में है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड के अंदर है। लेकिन जो आपके पास एफई है इसका मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी। मतलब जो मैकेनिकल जो आपकी स्पीड होती है वो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। आपने देखा होगा, देखते भी हो कि इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज, किसी भी चीज पे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लिखी रहती है, हम यूज भी उसी का करते हैं। और 50 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, वो इलेक्ट्रिकल होती है या मैकेनिकल, तो आपको पता होना चाहिए वो इलेक्ट्रिकल होती है। ठीक है, तो आपके पास जो स्पीड होती है वो इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। तो ये आपकी इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी, दिस इज मैकेनिकल स्पीड। दिस इज इंडियन स्पीड। 50 हर्ट्ज बेटा इंडियन फ्रीक्वेंसी है जो कि इलेक्ट्रिकल होती है। नहीं पता था ना, बता दिया मैंने। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा, दिस इज रिवॉल्यूशन पर सेकंड। लेकिन हमारे को आरपीएम में चाहिए। ये जो स्पीड है ये याद रखना, आरपीएस में भी याद रखना है। अगर मेरे को इसको आरपीएम में चाहिए तो मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। दोनों साइड अगर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये रिवॉल्यूशन पर मिनट के अंदर आ जाएगी। ओके सर देखिएगा, अब मैंने यहां पे इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सर देखो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया आरपीएस स्पीड को, तो 120f डिवाइड बाय हमारे पास f ही आ जाता है। और इसी स्पीड को आप क्या बोलते हो, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हो। इसी को आप क्या बोलते हो बेटा, सिंक्रोनस स्पीड बोलते हो। और आपके पास जो सिंक्रोनस स्पीड आपने पढ़ा होगा ना बेटा, ns इक्वल्स टू 120f डिवाइड बाय आपके पास p। क्या कभी सोचा है कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है कौन सी होती है, तो बेटा ये इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये रहा, दिस इज आरपीएम। ये रिवॉल्यूशन पर मिनट के अंदर होती है, ये आपकी रिवॉल्यूशन पर सेकंड के अंदर होती है। ध्यान रखिएगा दोनों की दोनों। चलिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। और हमारे पास एक और है, दिस इज लास्ट टॉपिक। इसका मतलब क्या है बेटा, सर देखो ये ऐसे आपको नीड नहीं है, आपको 1% भी नीड नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। इसकी नीड नहीं है आप लोगों को 1% भी, ध्यान भी नहीं रखना। अगर ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए तो थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना मेरे भाई, 4bplr डिवाइड बाय p। अब सर देखिए फ्लक्स पर पोल, इसे आप क्या बोलते हो, फ्लक्स पर पोल, कि पर पोल से आप कितना फ्लक्स यूटिलाइज कर रहे हो, एक पोल से कितना फ्लक्स आप यूज कर रहे हो। देखो मेरे भाई, देखो ये आपके पास पोल है, ये पोल है आपके पास, ऐसे बहुत सारे पोल्स होंगे आपके पास। ये नॉर्थ, ये आपके पास साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। ओके, अब देखिएगा सर हमारे पास यहां से आपके पास ये फ्लक्स गया। ओके, अब देखो सर आपके पास इस जो आपके पास, माना कि आपके पास कंडक्टर सिर्फ इतना ही था, कंडक्टर आपका सिर्फ इतने से पोर्शन में था, तो भाई साहब इस कंडक्टर ने कौन से फ्लक्स का यूज किया, इसने ओनली इस फ्लक्स का ही यूज किया, इसका भी नहीं किया, इसका भी यूज नहीं किया। तो आप बोलोगे कि सर आपका जो फ्लक्स पर पोल होता है, फ्लक्स पर पोल होता है वो ये होता है कि पर पोल का आप कितना फ्लक्स यूटिलाइज करते हो, पर पोल का आप कितना फ्लक्स आप यूटिलाइज करते हो, वो होता है फ्लक्स पर पोल। तो भाई साहब इसने सिर्फ इतना सा यूज किया, इसका भी यूज नहीं किया, इसका भी नहीं किया। इसका मतलब ये होता है फ्लक्स पर पोल, दिस इज नॉट टोटल फ्लक्स, दिस इज ए यूजफुल फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम अ पोल। एक पोल से आप कितना यूज करते हो। इसका फॉर्मूला होता है 4bplr अपॉन p। बाई चांस ऑप्शन में आ गया फॉर्मूला तो आप क्लिक मार पाओगे, ये फॉर्मूला याद रखने का और कुछ नहीं। सर हमारे पास बीपी का मतलब क्या होता है, पीक फ्लक्स डेंसिटी होता है, पी का मतलब पोल होता है, एल का मतलब लेंथ ऑफ स्टेटर एंड रोटर कंडक्टर। जो आपका अगर कंडक्टर आपके पास स्टेटर पे हुआ तो उसका हमारे पास लेंथ हो जाएगा, अगर रोटर पे हुआ तो उसका लेंथ हो जाएगा। सर देखिए हमारे पास अगर आर की बात करें तो आप बोलोगे सर रेडियस ऑफ एयर गैप, जो आपके पास यहाँ पे स्टेटर एंड रोटर के बीच में जो एयर गैप है उसकी हमारे पास क्या है, रेडियस। बात समझ में आ गया। तो ये था आज का टॉपिक बच्चों। अब आप लोग बताइए, आज का हमने पूरा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट पढ़ा, कौन सी चीज किसकी मिलके बनी होती है, हमने कंडक्टर के बारे में जाना, टर्न्स के बारे में जाना, कोइल्स के बारे में जाना। ओके, हमने
वाइंडिंग के बारे में जाना, हमने यहाँ पे फ्लक्स फॉर पोल इनके बारे में जाना, सीरीज पैरेलल पास, सारी चीजों के बारे में जान लिया। ये बेसिक कंस्ट्रक्शन था। आप लोग बताइए कि आप लोगों का कैसा रहा। ओके, कैसा रहा आप लोगों का, फटाफट बताइए कैसा रहा आप लोगों को, प्रॉपर्ली समझ में आया इलेक्ट्रिकल मशीन? सारे बच्चे बताइए जो भी इस टाइम पे प्रेजेंट है। ठीक है, फिर सेशन को एंड अप करते हैं यार, बता दीजिए जो भी प्रेजेंट है इस टाइम पे। और लाइक वाइक तो नहीं किया, बहुत कम किया लाइक। सारे बच्चे लाइक नहीं करते क्या इस चैनल पे, ऐसा क्यों? लाइक करने में जोर आता है क्या है? चलो, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड अप करते हैं दोस्तों, है ना। अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और भी अच्छा लगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर हमारे को अच्छा लगा। ओके ओके सर, कैरियर बूस्टर डेली सेशन है क्या सर? बिल्कुल बेटा, आपको बता दिया जाएगा, डोंट वरी। ओके, बहुत अच्छा सर, बेसिक अच्छा पढ़ाया है, क्योंकि यार बेसिक ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैंने बोला ना, आपसे नेक्स्ट लेवल वाले क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, किसका मिलके बना होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लेना, यही क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं। ओके, तो चलो आज का सेशन हम यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते रहेंगे बिल्कुल। अगर होगा तो बेटा आपको अपडेट मिल जाएगा इसी चैनल पे, आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, आपको पता चल जाएगा। ओके, और आप एग्जाम स्टडी जो हमारा ऐप है उसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, वहां पे ये आपका पूरा कोर्स वहां पे रनिंग पे है, वहां पे चल रहा है, वहां पे इलेक्ट्रिकल मशीन में ही डील कर रहा हूँ, एंड पावर सिस्टम भी मैं आपकी डील करने वाला हूँ, डोंट वरी। ओके सर, कुछ टर्म्स तो कैसे आए आज पता चला, है ना। अरे और भी अगर आपको सीखना है ना, बताऊंगा, अगर आपको सीखना है ना और भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल मशीन सीखना है, ठीक है, आप पहले एग्जाम दे लीजिए, उसके बाद आप मेरे से मिलिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप इलेक्ट्रिकल मशीन को और भी अच्छे लेवल पे आप पढ़ सकते हो। क्योंकि मैं इस यूट्यूब पे तो मैं बहुत दिन हो गए मेरे को, है ना, तो आप मेरे को जानते होंगे, कई बच्चे तो मेरे को जानते भी हैं, बट इलेक्ट्रिकल मशीन में हम नेक्स्ट लेवल वाला टच कर सकते हैं, बट हमारे को इतनी नीड नहीं है। ओके, चलिएगा, फिर बाद में जब भी जरूरत पड़ेगी जिस भी एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एसएससी जेईई हो गया, बाकी के जितने भी एग्जाम्स होंगे, वहां पे अच्छे लेवल को टच कराने की नीड होती है, तो वहां पे डेफिनेटली हम अच्छे लेवल को टच कराते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे को नीड नहीं है। ओके बेटा, वहां पे आपको उसी पे मिल जाएगा, जो हमारा ऐप है उसी पे आपको प्राइस हो जाएगा, एक बार देख लीजिएगा, मेरे को आइडिया नहीं है उसके बारे में। ओके, चलो सर, ETECSL कौन सी ट्रेड को अप्लाई करूँ सर, सकते हो? बेटा आपको मैं थोड़ा सा सर से पूछ के मैं आपको बताता हूँ, जो काले सर हैं उनसे मैं पूछ के मैं आपको बताता हूँ, और किसी को कोई डाउट? चलिए सेशन को एंड कर दूँ, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।